हमारे देश में अगर लड़के की उम्र 21 साल है और लड़की की उम्र अगर 18 साल है तो दोनों शादी करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और दोनों अगर भाग कर भी शादी कर लेते हैं तो ये कानून के अगेंस्ट नहीं है। लेकिन देखो, गुजरात में काफ़ी समय से पाटीदार समाज मांग कर रहा था कि लव मैरिज के लिए पेरेंट्स की कंसेंट होना जरूरी है। तो गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने हाल ही में एक स्टेटमेंट दी कि हम विचार कर रहे हैं इस प्रकार का कानून बनाया जाए कि पेरेंटल जो कंसेंट है वो जरूरी हो लव मैरिज के लिए। मतलब पेरेंट्स की कंसेंट के बिना लड़का और लड़की, बेशक उनकी एज 21 और 18 है, वो लव मैरिज ना कर पाए पेरेंट्स की कंसेंट के बिना। ऐसा कानून लाने पर हम विचार कर रहे हैं। हमारा देश देखो वेस्टर्न कंट्रीज से अलग है। हमारे देश के कल्चर में बच्चे जो हैं वो अंत तक पेरेंट्स के साथ रहते हैं, और हमारी परंपरा ऐसी है कि बुढ़ापे में भी पेरेंट्स की सेवा की जाती है, सर्विस की जाती है। ऐसा कल्चर है। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में आपने देखा होगा कि अगर बच्चे मेजर हो जाते हैं, बालिग हो जाते हैं, तो वो इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। हमारे देश के कल्चर में इन चीज़ों को बहुत तवज्जो दी जाती है कि पेरेंट्स ने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, लेकिन अंत में जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स को छोड़ के चले गए, उन पर क्या बीतती है। इन चीज़ों को लेके हमारा कल्चर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल रहता है। तो उस लिहाज से देखें तो ये सही है, पेरेंट्स कंसर्न फॉर देयर चिल्ड्रन। दूसरा देखो, इंडिविजुअल वेलबींग एंड हैप्पीनेस के हिसाब से देखें तो इन चीज़ों को वायलेट करता है अगर ऐसा कोई कानून आता है। ये इवन फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड ऑटोनॉमी के भी अगेंस्ट है, जिसका प्रोविजन किया गया है संविधान में। इसी से संबंधित पॉइंट है अगेंस्ट लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। सोशल स्टिग्मा और ज़्यादा अटैच हो जाएगा लव मैरिज के साथ अगर ऐसा कोई कानून आता है। तो पेरेंटल जो कंसेंट है उसका भी एब्यूज़, मिसयूज़ और मैनिपुलेशन हो सकता है। बच्चे इस प्रकार की धमकी दे देते हैं कई बार इमोशनल कि अगर आपने कंसेंट नहीं दी तो सुसाइड कर लेंगे, या फिर और किसी प्रकार का इमोशनल ब्लैकमेल, ये सब चीज़ें होने लगेंगी। और देखो, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लीगल इन्फोर्समेंट, मतलब कि इन्फोर्स करना बहुत मुश्किल होगा, शादी में डिले होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स, पेरेंटल कंसेंट वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सरकार के पास जमा होंगे। तो प्राइवेसी जो है इंडिविजुअल्स की इससे वायलेट होगी। नेक्स्ट है कल्चरल डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म। देखो, गुजरात में भी अलग अलग टाइप के कल्चर के लोग रहते होंगे। कुछ का ये मानना होगा कि जरूरी है पेरेंटल कंसेंट, कुछ वेस्टर्न कंट्रीज वाली फिलोसफी में बिलीव करते होंगे कि नहीं, इंडिविजुअल राइट्स जरूरी हैं। तो उसका भी ख्याल रखना जरूरी है। ये भी एक एथिकल इशू है कि अलग अलग टाइप के जो कल्चर के लोग हैं वो राज्य में रहते हैं। आप बताइए, वैसे आपकी क्या राय है इस इशू के ऊपर? ऐसा कोई कानून आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए? अब स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। डेट है आज की 5 अगस्त 2023। काफ़ी सारे आर्टिकल्स आज डिस्कस करेंगे। हिंदू में तो एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है जीएसटी काउंसिल से संबंधित, एक पुलिस वर्किंग से संबंधित आर्टिकल डिस्कस करेंगे, राहुल गांधी का जो डिस्क्वालिफिकेशन रद्द हुआ है उससे संबंधित आर्टिकल डिटेल से डिस्कस करेंगे। बेसिक्स के साथ आपकी पॉलिटी मजबूत होगी। फिर एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर टैबू से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज की डिस्कशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट की जो अब जजमेंट आई है ना राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित केस पर, इस इश्यू से संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू है। आप जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, सबसे पहले हम बेसिक्स की बात करते हैं, उसके बाद टाइमलाइन भी जानेंगे कि पूरा मामला आखिरकार है क्या। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले, किसी भी एमपी या एमएलए की जो मेंबरशिप है कब जा सकती है? कब किसी एमपी या एमएलए को उसकी मेंबरशिप से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है? देखो, जो डिस्क्वालिफिकेशन संबंधित क्राइटेरिया है ना, पैरामीटर्स हैं, वो कुछ संविधान में बताए गए हैं, कुछ एक्ट में भी हैं, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में। सबसे पहले बात करते हैं संविधान में क्या क्राइटेरिया बताए गए हैं जिसके आधार पर किसी एमपी या फिर एमएलए को उसकी मेंबरशिप से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। संविधान का आर्टिकल 1021 और 191, ये जो 1021 है ना, ये तो एमपीज के लिए है, और 191 सेक्शन 1 ये एमएलएस के लिए है। ये आर्टिकल्स कहते हैं किसी भी एमपी या एमएलए को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के इशू पर, मेंटल हेल्थ के इशू पर, इंसॉल्वेंसी के इशू पर और सिटीजनशिप के इशू पर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। क्या है ये सारी चीज़ें? ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जैसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट,
मेंटल हेल्थ, इंसॉल्वेंसी, सिटीजनशिप, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इशू है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का। ध्यान से सुनिएगा। देखो, किसी भी एमपी या एमएलए को ना रोका गया है। जब कोई पर्सन एमपी या फिर एमएलए है तो उसी समय वो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत कोई दूसरा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड कर सकता। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जया बच्चन जब राज्यसभा की मेंबर थी ना, तो वो उत्तर प्रदेश फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की चेयरमैन भी थी। तो मतलब उनके पास में एमपी होने के साथ साथ एक और पद था, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट था, जिससे उनको सैलरी मिल रही थी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। बट ये चीज बैन है, ऐसा नहीं हो सकता। कोई एमपी या एमएलए बन गया तो मीनवाइल वो उस समय वो कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड कर सकता। बट जया बच्चन ने ऐसा किया, ये गलत था। तो ये एक ग्राउंड है उस एमपी को अपनी पोस्ट से डिस्क्वालीफाई करने का। तो जया बच्चन को उनकी पोस्ट से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। कई बार आपने देखा होगा, कई बार कुछ पर्सन्स जब एमपी या एमएलए का इलेक्शन लड़ते हैं ना, तो उससे पहले वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से रिजाइन कर देते हैं। उनके पास गवर्नमेंट जॉब है, जैसे आईएएस हैं, ओपी चौधरी हैं, छत्तीसगढ़ कैडर के, आपने सुना ही होगा। अब नहीं है, मतलब पहले थे, फेमस थे। उन्होंने अपनी पोस्ट से, आईएएस की पोस्ट से रिजाइन कर दिया, बीजेपी में शामिल हो गए और एमएलए का इलेक्शन लड़ा, हार गए थे। अभी शायद फिर से लड़ेंगे जब छत्तीसगढ़ में इलेक्शंस होंगे इसी साल के अंत में। कहने का मतलब क्या हुआ, उनको अपनी पोस्ट से रिजाइन करना पड़ा एमएलए का इलेक्शन लड़ने के लिए। पॉइंट क्लियर है। किसी भी एमपी या एमएलए को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के इशू पर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अब दूसरा पॉइंट देखिए, मेंटल हेल्थ। अब मान लीजिए कोई एमपी या फिर एमएलए का माइंड अभी अनसाउंड है। अब इसकी डेफिनेशन तो नहीं बताई गई है। अनसाउंड मतलब उसे सही और गलत का पता नहीं लग रहा है। अनसाउंड मतलब उसको अपने एक्शंस के कंसिक्वेंसेस नहीं समझ में आ रहे हैं कि मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं, इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। तो वो एमपी या एमएलए अनसाउंड माइंड का है, यानी मेंटल हेल्थ इश्यू से सफर कर रहा है, तो उसे भी मेंबरशिप से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। समझ गए? यहां पे देखो, इफ ए पर्सन इज डिक्लेयर्ड टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड का है, सही गलत का नहीं पता लग रहा है, अपने कंसिक्वेंसेस के, अपने एक्शंस के कंसिक्वेंसेस नहीं पता लग रहे हैं, तो उसको भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट है इंसॉल्वेंट। मान लीजिए कोई एमपी या एमएलए बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया घोषित हो गया, तो भी उस सिचुएशन में उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है उसकी मेंबरशिप से। नेक्स्ट है सिटीजनशिप। मान लीजिए किसी एमपी या फिर एमएलए ने भारत की सदस्यता को छोड़ दिया, किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप ले ली, तो ऑटोमेटिक भारत की सदस्यता छूट गई। तब इस केस में उसको उसकी मेंबरशिप से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। जैसे देखो, एग्जाम्पल के तौर पर असम के एक एमपी हैं, अभी तो जिनकी डेथ हो गई, मणि कुमार सुब्बा, उनकी सिटीजनशिप पर सवाल उठे थे, तो ये भी एक ग्राउंड है। चलो देखो, ये सब तो ठीक है। संविधान में आर्टिकल 102 और आर्टिकल 191 में क्या ग्राउंड्स दिए गए हैं डिस्क्वालिफिकेशन के, वो तो हमने जान लिया। अब बात करते हैं संविधान का जो 10th शेड्यूल है ना, उसमें क्या ग्राउंड दिया गया है डिस्क्वालिफिकेशन का। ये तो देखो, अक्सर हम इसके बारे में बात किया करते हैं। मान लीजिए कोई एमपी है जिसका नाम है महेश बीजेपी की टिकट पर चुन के आया, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद उसने पार्टी चेंज कर ली, कांग्रेस में शामिल हो गया, तो दल बदल कानून के तहत महेश को उसकी सीट से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ये जो प्रोविजन है ना, अक्सर सुर्खियों में आता है। 2019 में 17 कर्नाटक के एमएलएज जिन्होंने अपनी पार्टी को चेंज कर लिया था, इस वजह से स्पीकर ने उनको उनकी पोस्ट से डिस्क्वालीफाई कर दिया, उनकी विधानसभा में उनकी जो मेंबरशिप थी उससे डिस्क्वालीफाई कर दिया। अब सबसे मेन है जिस पर ये पूरा आर्टिकल आधारित है, डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। देखो, ये जो एक्ट है ना, बोलता है अगर कोई एमपी या फिर एमएलए का कन्विक्शन होता है, मतलब किसी क्राइम में कोर्ट उसे सजा सुना देती है और सजा सुनाई गई है 2 या फिर 2 से अधिक सालों की, तो फिर वो एमपी या फिर एमएलए अपनी पोस्ट से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। पहले प्रोविजन ये था कि
जैसे ही कोर्ट ने सजा सुनाई, मान लीजिए आज कोर्ट ने सजा सुनाई 5 अगस्त को, तो 3 महीने का समय होता है एमपी या एमएलए के पास फर्दर अपील करने के लिए। मीनवाइल 3 महीने तक वो अपनी पोस्ट से डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। लेकिन ना 2013 में लिली थॉमस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था, ये 3 महीने वाला प्रोविजन गलत है। जिस दिन कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा, बस उसी समय वो एमपी या एमएलए अपनी पोस्ट से, मेंबरशिप से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, अगर सजा 2 या 2 से अधिक सालों की हुई है तो। अब हम बेसिक्स को खत्म करें, मतलब राहुल गांधी का केस डिस्कस करना स्टार्ट करें, उससे पहले एक और वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का 2018 में। केस का नाम था लोक प्रहरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। काफी इंपॉर्टेंट बात बोली थी इस केस में पिटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट के सामने, ध्यान से सुनिएगा। पिटिशनर ने बोला कि सर जी, मान लीजिए कोई एमपी है, लोअर कोर्ट ने उस एमपी को एक मामले में सजा सुना दी 2 साल की, ठीक है जी। तो ना 2 साल की सजा सुनाई, तो वो एमपी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अनुसार अपनी पोस्ट से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा उसी दिन जैसे ही जजमेंट आया। अभी अभी हमने डिस्कस किया लिली थॉमस वाला केस। तो ना उसके बाद एमपी ने ना पिटीशन फाइल की, लोअर कोर्ट ने फैसला सुनाया था, तो एमपी ने ना फर्दर पिटीशन फाइल कर दी, अपील कर दी सेशन कोर्ट में। 3 महीने लग गए, 3 महीने बाद सेशन कोर्ट का फैसला आ गया और सेशन कोर्ट ने ना फाइनली लोअर कोर्ट के फैसले पर ना स्टे लगा दिया। अब देखो 3 महीने लग गए, 3 महीने पहले लोअर कोर्ट ने कन्विक्शन कर दिया था एमपी का और उसी समय डिस्क्वालीफाई हो गया था वो अपनी एमपी की पोस्ट से। लेकिन 3 महीने बाद सेशन कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया, सेशन कोर्ट ने कन्विक्शन को स्टे लगा दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, बड़ी कोर्ट अपील के दौरान जैसे ही कन्विक्शन पर स्टे लगाएगी ना, उसी समय उस एमपी या फिर एमएलए की जो डिस्क्वालिफिकेशन है ना, उस पर भी स्टे लग जाएगा, यानी वो एमपी अब फिर से मेंबर बन जाएगा। समझ गए बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस केस का भी पॉइंट आएगा। चलो ये सारे बेसिक्स हमने डिस्कस कर लिया, अब राहुल गांधी का केस जानते हैं। राहुल गांधी ने ना 13 अप्रैल 2019 को एक स्पीच दी कर्नाटक में और उन्होंने जोश जोश में बोल दिया कि नीरव मोदी, ललित मोदी, सारे मोदी सरनेम वाले चोर होते हैं, ऐसा उन्होंने मजाक में बोल दिया। तो ना गुजरात में पूर्णेश मोदी एक व्यक्ति हैं, ये पहले बीजेपी के मिनिस्टर थे, अब बीजेपी के लीडर हैं। इन्होंने ना कोर्ट में केस फाइल कर दिया डिफेमेशन का, आईपीसी सेक्शन 500 के अंतर्गत। आईपीसी के सेक्शन 500 में ये लिखा गया है, अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को डिफेम करता है, उसकी रिस्पेक्ट को चोट पहुंचाता है, तो मैक्सिमम 2 सालों की सजा हो सकती है। तो इस सेक्शन के तहत केस फाइल कर दिया पूर्णेश मोदी ने और कोर्ट में जाकर कहा कि सभी मोदी सरनेम वालों को गाली दी है राहुल गांधी ने, मतलब मेरी जो रिस्पेक्ट है, रेपुटेशन है, वो खराब हुई है। तो मामला चलता है, लोअर कोर्ट जो है फाइनली इस इशू पे अपना वर्डिक्ट देती है और 2 साल की सजा सुना देती है राहुल गांधी को। मैक्सिमम सजा जो पॉसिबल थी वो लोअर कोर्ट ने सुना दी राहुल गांधी को इस केस में। और जैसे ही सजा सुनाई गई, डिस्क्वालिफिकेशन वाला जो प्रोविजन है वो ट्रिगर हो गया, क्योंकि अभी अभी हमने डिस्कस किया ना कि अगर मान लीजिए कोई एमपी या फिर एमएलए को 2 या 2 से अधिक साल की सजा हो जाती है, तो फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा तुरंत के तुरंत लिली थॉमस केस के वर्डिक्ट के बाद। पहले 3 महीने का समय लगता था, लेकिन लिली थॉमस केस के वर्डिक्ट के बाद तुरंत ही डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है। तो राहुल गांधी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट सेक्शन 83 के अकॉर्डिंग अपनी पोस्ट से डिस्क्वालीफाई हो गए। लोकसभा सेक्रेटरीट ने उनके डिस्क्वालिफिकेशन की नोटिफिकेशन जारी कर दी। अब देखो रूल ये भी है कि जब कोई पर्सन जितने साल की सजा उससे होती है ना, फॉर एग्जांपल 2 या 2 से अधिक साल की, तो 4 साल की सजा उसने काटी, जितने साल की भी सजा हुई है, उसके 6 साल के बाद तक भी वो एमपी या फिर एमएलए इलेक्शन नहीं लड़ सकता। मान लीजिए चौटाला को, ओम प्रकाश चौटाला को 10 साल की सजा हुई, 10 साल उसने जेल में काटे, जेल से आने के बाद भी फर्दर 6 साल तक ओम प्रकाश चौटाला जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। समझ गए ना? लालू प्रसाद यादव को अगर 4 साल की सजा हुई तो 4 साल काटने के बाद भी वो फर्दर 6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो राहुल गांधी ने अपने इस वर्डिक्ट के अगेंस्ट अपील फाइल की सेशन कोर्ट में, लेकिन
रिजेक्ट कर दी सेशन कोर्ट ने। फिर गुजरात हाई कोर्ट में अपील फाइल की गई, वहां पे भी रिजेक्ट कर दी। फाइनली राहुल गांधी ने अपील फाइल की सुप्रीम कोर्ट में, और अब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है इस इशू पर। सुप्रीम कोर्ट ने देखो ये बोला है, लोअर कोर्ट ने मैक्सिमम सजा सुना दी राहुल गांधी को, मैक्सिमम जितनी पॉसिबल थी मैक्सिमम सजा सुना दी गई, और ये भी नहीं सोचा कि ग्राउंड्स क्या हैं, एटलीस्ट उन्हें ग्राउंड्स बताने चाहिए थे, लॉजिक बताना चाहिए था, किस लॉजिक और रीजनिंग के आधार पे उन्होंने राहुल गांधी को मैक्सिमम सजा दी है इस डिफेमेशन के केस में। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि देखो राहुल गांधी 2 साल की सजा के कारण अपनी एमपी की पोस्ट गवा बैठे, इससे ना जो वोटर है ना उनको भी नुकसान पहुंचा है, क्योंकि वोटर्स का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है पार्लियामेंट में आवाज उठाने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ना स्टे लगा दिया राहुल गांधी के कन्विक्शन पर। अब एक चीज पे आप ध्यान दीजिएगा, अगर सुप्रीम कोर्ट सिर्फ सेंटेंस पे ब्रेक लगाते ना, सेंटेंस पे स्टे लगाते, मतलब सजा पे स्टे लगाते, तो भी राहुल गांधी को उनकी पोस्ट वापस नहीं मिलती। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है कन्विक्शन पे। सेंटेंस पे स्टे का मतलब है कि चलो कन्विक्शन तो है, लेकिन फिलहाल के लिए आपको सजा नहीं काटनी पड़ेगी। जब तक कि अपील नहीं रिजोल्व हो जाती है तब तक आपको सजा नहीं काटनी पड़ेगी। यह होता है कि सेंटेंस पे ब्रेक लगाया है, बट सुप्रीम कोर्ट ने सेंटेंस पे ब्रेक नहीं लगाया, उन्होंने पूरे कन्विक्शन पर ही स्टे लगा दिया है। अब देखो कन्विक्शन पर स्टे लग गया, तो इसका मतलब कन्विक्शन के कारण ही तो उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था राहुल गांधी को, बट अब उनका कन्विक्शन पर ही स्टे लग गया, तो मतलब वो ग्राउंड खत्म हो गया डिस्क्वालिफिकेशन का। तो ये जो केस था ना लोक प्रहरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगर बड़ी जो कोर्ट है वो कन्विक्शन पर स्टे लगा देती है तो एमपी या एमएलए जिसको डिस्क्वालीफाई किया गया है 2 या 2 से अधिक साल की सजा के कारण, उसकी डिस्क्वालिफिकेशन भी खत्म हो जाएगी, यानी उसको उसकी एमपी या एमएलए की पोस्ट फिर से वापस मिल जाएगी। तो इस केस में राहुल गांधी के कन्विक्शन पर स्टे लग गया, तो मतलब उनको जो डिस्क्वालीफाई किया गया था उनकी एमपी की सीट से, वो ग्राउंड खत्म हो गया, तो उनको अब उनकी एमपी की पोस्ट जो है वो वापस मिलेगी। जल्द ही लोकसभा जो है इस बारे में नोटिफिकेशन जारी करेगी। ये पूरा मामला है राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित, जो हमने पूरे के पूरे बेसिक्स के साथ डिस्कस किया। अब आपको कोई डाउट रह नहीं गया होगा इस बारे में। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल जीएसटी काउंसिल की मीटिंग से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो कुछ दिनों पहले ना जीएसटी काउंसिल ने अपनी मीटिंग में टैक्स लगाया था, किस पर? कैसीनोज में अगर कोई गेम प्ले करने जाता है, हॉर्स रेसिंग, घुड़सवारी में जो घोड़े दौड़ते हैं उस पर कोई पैसा लगाता है, इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में कोई गेम प्ले करता है, तो इन सभी केसेस में जीएसटी लगाया था जीएसटी काउंसिल ने। कितना? 28%। तो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था जीएसटी काउंसिल का, भैया ये क्या कर रहे हो, ये सनराइज इंडस्ट्री है, ऑनलाइन जो गेमिंग इंडस्ट्री है सनराइज मतलब तेज़ी से इमर्ज हो रही है, सरकार को बहुत रेवेन्यू मिलेगा इस सनराइज इंडस्ट्री से, बहुत से लोगों को रोजगार प्रोवाइड करेगी ये सनराइज इंडस्ट्री, और आप 28% टैक्स लगा रहे हो इस सेक्टर में, और इससे तो ये पूरा जो सेक्टर है वो तबाह हो जाएगा। देखो पहले मैं आपको बताता हूं, बेसिक्स बताता हूं। अभी तक ना क्या था, जो मान लीजिए कोई ऑनलाइन गेम प्ले कर रहा है ना, तो ना प्लेटफॉर्म मान लीजिए चार्ज लगता है। मान लीजिए महेश जो है उसने 1000 रुपए का कोई ऑनलाइन गेम प्ले किया, फॉर एग्जाम्पल ड्रीम 11, 1000 रुपए का महेश गेम खेल रहा है, और इसमें प्लेटफॉर्म की जो फीस है ना वो है मान लीजिए 100 रुपये, 1000 में से 100 रुपये प्लेटफॉर्म की फीस है खेलने के लिए। तो पहले ना प्लेटफॉर्म फीस पर जीएसटी लगा करता था, वो भी 18%। समझ रहे हो? अभी तक ना प्लेटफॉर्म जितना चार्ज कर रहा था ना, प्लेटफॉर्म की जो फीस होती थी उस पर 18% जीएसटी लगता था, और ये प्लेटफॉर्म दे देता था सरकार को। बट अब सरकार ने जो नया नियम लाया है ना, उसमें ये जो 1000 रुपये है ना जिसकी गेम महेश प्ले करेगा, इस 1000 रुपये पर जीएसटी लगेगा 28%। मान लीजिए महेश को 1000 रुपये की गेम खेलनी है, तो उसे तो पहले तो प्लेटफॉर्म को ना 1280 रुपये देने पड़ेंगे, 280 जीएसटी के भी। समझ रहे हो? पहले सिर्फ प्लेटफॉर्म फीस पर 18% जीएसटी लगा करता था, बट अब जो पूरा अमाउंट डिपॉजिट किया जाएगा प्लेयर के द्वारा गेम खेलने के लिए, उस पर 28% जीएसटी सरकार ने लगा दिया है। सिन टैक्स
सरकार ने इसको बोला है कि हम एंकरेज नहीं करते कि लोग इस प्रकार की ऑनलाइन बैटिंग में इन्वॉल्व हों, तो हम सिन टैक्स लगा रहे हैं। मतलब हम एक प्रकार से डिस्करेज करना चाहते हैं इस सेक्टर को। अब देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जैसे ही सरकार ने पहले ये निर्णय लिया था ना, उसके बाद सरकार का काफी क्रिटिसिज्म होना स्टार्ट हो गया था। तो अब एक बार फिर से ऑनलाइन मीटिंग सरकार ने बुलाई जीएसटी काउंसिल की और रिव्यू किया अपने इस फैसले को, क्योंकि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी बोला, जैसे गोवा ने, सिक्किम ने, कि अभी आप एक बार इसको फिर से रिव्यू करो। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री ने भी जीएसटी काउंसिल को बोला कि प्लीज आप इसे एक बार रिव्यू करो, हमारी इंडस्ट्री पूरी तबाह हो जाएगी। तो ना जीएसटी काउंसिल अपने फैसले पर अडिग है, चेंज करने को तैयार नहीं है। एक माइनर कंसेशन दी गई है। वो माइनर कंसेशन क्या है? मान लीजिए महेश ने 1000 रुपए लगाए कैसीनो में जाके और उस पर जीएसटी भी लग गया 28%, लेकिन मान लीजिए महेश ने 1000 लगा के कुछ रुपए जीते, 1000 के 1500 कर लिए। अब वो फिर से प्ले करेगा, लेकिन फिर से प्ले करने के लिए ना उसी दिन अगर वो जो जीता हुआ अमाउंट है ना, 1000 के 1500 कर दिए उसने एक ही सेशन में और उसी दिन, तो वो 1500 फिर से लगाएगा ना, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ये थोड़ा सा कंसेशन दिया है कि महेश जब कैसीनो में एंटर हुआ तो शुरू में उसने 1000 रुपए का टोकन लिया और 1000 से जीत के 1500 बना लिए, तो वो 1500 लेके कोई दूसरा गेम खेलेगा ना, तो उस पर जीएसटी फिर से नहीं लगेगा, क्योंकि उसने शुरू में 1000 ही लगाए थे। ये माइनर सा कंसेशन दिया है। जीएसटी काउंसिल ने देखो ये भी बोला कि हम 6 महीने के बाद अपने इस फैसले को फिर से रिव्यू करेंगे। राइटर कहते हैं देखो जीएसटी काउंसिल को ना टैक्स संबंधित फैसलों का पूरा पूरा अधिकार है। जीएसटी काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन ना सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की है बल्कि स्टेट गवर्नमेंट्स की भी है। बट देखो सबसे पहली चीज, आपने 1 महीने पहले फैसला लिया, शायद 1 महीना भी नहीं हुआ, तुरंत बाद आपको ऑनलाइन मीटिंग बुलानी पड़ी। क्या आपने इतना भी सोच समझ के फैसला नहीं लिया था कि आपको 1 महीने के अंदर ऑनलाइन मीटिंग बुलानी पड़े फिर से? और अभी आप एक बार फिर से बोल रहे हो कि 6 महीने बाद हम अपने फैसले को रिव्यू करेंगे। देखो ये अच्छा संकेत नहीं जाता है इससे तो ये संकेत जाता है कि आप अपने फैसलों को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हो। तभी तो आप 1 महीने के अंदर अंदर ऑनलाइन मीटिंग बुला रहे हो फैसले को रिव्यू करने के लिए, और फिर से बोल रहे हो कि 6 महीने के बाद हम फिर से रिव्यू करेंगे। इन्वेस्टर्स को, जो हमारे देश में इन्वेस्ट करना चाहते हैं ना, उनको ये संकेत जाता है कि यार ये सरकार तो सोच समझ के फैसले लेती नहीं है, और ले लेती है तो फिर बाद में डर जाती है जब क्रिटिसिज्म आता है। ये नहीं होना चाहिए। पॉलिसी जो है ना टैक्स संबंधित, वो प्रिडिक्टेबल होनी चाहिए। बार बार चेंज ना हो, एक बार हो जाए तो हो जाए, मतलब सोच समझ के हो और अच्छे से हो, लेकिन उसके बाद बार बार सरकार चेंज ना करे। अनसर्टेनिटी होती है ना पॉलिसी को लेके, तो देश का खराब इंप्रेशन जाता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया जीएसटी काउंसिल से संबंधित। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है ना, वो देखो पुलिस से संबंधित है। अभी हमने देखा किस प्रकार से हरियाणा के नूह में दंगे हुए, पुलिस इनको नहीं रोक सकी। काफी सारी खबरें सामने आ रही हैं कि पहले से पता था टेंशन्स काफी ज्यादा हैं 2 कम्युनिटीज के बीच में, और अच्छी खासी संख्या में पुलिसमैन डिप्लॉय भी हुई थी, लेकिन फिर भी बावजूद इसके दंगों को नहीं रोका जा सका। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा मुंबई जयपुर ट्रेन में किस प्रकार से आरपीएफ का एक जवान 4 लोगों को गोली मार देता है, इंक्लूडिंग एक सब इंस्पेक्टर। तो हमारा ये आर्टिकल पुलिस पे फोकस करता है, पुलिस की वर्किंग पे फोकस करता है। कंटेक्स्ट हमने जान लिया। इवन देखो कंटेक्स्ट मणिपुर का भी है। मणिपुर में भी किस प्रकार से सिचुएशन अभी आउट ऑफ कंट्रोल है और पुलिस उसे नहीं संभाल सकी, तो ये भी एक कंटेक्स्ट है। तो बेसिक से शुरुआत करें। देखो पब्लिक ऑर्डर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, मतलब संविधान के 7th शेड्यूल में पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर ये स्टेट गवर्नमेंट के पास आते हैं। स्टेट गवर्नमेंट का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्राइम को प्रिवेंट करना, क्राइम को डिटेक्ट करना, अगर हुआ है क्राइम तो उसे रजिस्टर करना, उसकी इन्वेस्टिगेशन करना, और क्रिमिनल्स जो हैं उनको प्रोसिक्यूट करवाना कोर्ट में। ये सब स्टेट गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी है। सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल क्या है इसमें? सेंट्रल गवर्नमेंट ना मदद करती है स्टेट गवर्नमेंट की, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, पैसे वगैरह देती है ताकि भैया आप अपनी पुलिस फोर्स को मॉडर्नाइज कर सको, ट्रेनिंग देती है सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अलावा वेपन्स अपग्रेड करवाने में मदद करती है, कम्युनिकेशन सिस्टम मजबूत करवाने में मदद करती है, और जरूरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट,
एक स्कीम है इसके लिए, स्कीम ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्टेट पुलिस फोर्स। तो इस स्कीम के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट मदद करती है वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स की अलग अलग तरीकों से, ताकि पुलिस जो है हमारे देश की मॉडर्नाइज हो। इसके साथ साथ देखो, मान लीजिए कोई स्टेट गवर्नमेंट अपने दम पे लैंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में सक्षम नहीं है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद भी मांगती है कि भैया आप पैरामिलिट्री फोर्सेस भेज दीजिए, हमसे नहीं कंट्रोल हो रहा है, प्लीज भेज दीजिए। जैसे मणिपुर में अभी पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात हैं वहां पे। इसके बाद राइटर बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना काफी सारे स्टेप्स लिए हैं पुलिस को मॉडर्नाइज करने के लिए। जैसे देखो, एक ये है, ब्रिटिश ईरा में ना बहुत सारे ऐसे कानून थे जिसमें यह प्रोविजन किया गया था कि छोटे छोटे ऑफेंसेस के लिए भी केस चलता था, सजा हो जाती थी। तो इन सब प्रोविजंस को डीक्रिमिनलाइज किया जा रहा है कि छोटे छोटे ऑफेंसेस के लिए सजा ना हो। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी एक स्पीच में कहा था, हमें आज के समय में स्मार्ट फोर्स की आवश्यकता है, यह जरूर इस्तेमाल कीजिएगा जब पुलिस पे आर्टिकल आपको लिखना हो तो। स्मार्ट मतलब स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव, इसमें एस का मतलब है स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव, एम का मतलब है मॉडर्न एंड मोबाइल, ए का मतलब है अलर्ट एंड अकाउंटेबल, आर का मतलब है रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिव, एंड टी का मतलब है टेक सेवी एंड ट्रेंड। तो ऐसी हमारी पुलिस फोर्स होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा हो डे टू डे ऑपरेशंस में। इंडियन पुलिस फाउंडेशन जो एक संस्था है वो काफी एक्टिवली काम कर रही है स्मार्ट पुलिस फोर्स के विजन को रियलाइज करने के लिए। यह फाउंडेशन काम कर रही है कि पुलिस की इंटरनल वर्किंग में रिफॉर्म्स आए, टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा अडॉप्ट किया जाए, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, ट्रेनिंग काफी अच्छी होनी चाहिए प्रोफेशनल्स जैसी, और एथिकल कंडक्ट होना चाहिए पुलिस का। इसके अलावा पुलिस की कार्यप्रणाली में एफिशिएंसी, प्रोफेशनलिज्म, रिस्पॉन्सिवनेस ये भी होना चाहिए। लेकिन देखो, काफी सारे चैलेंजेस हैं पुलिस की कार्यप्रणाली से संबंधित। सबसे पहला चैलेंज, ओवरबर्डन एंड अनस्टाफ्ड पुलिस, अंडरस्टाफ्ड पुलिस। देखो, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि आप पुलिस वालों को फोन मिलाओ ना, तो वो इस प्रकार का जवाब देते हैं कि अभी हमारे पास फोर्स नहीं है, जब आ जाएगी तब हम जो क्राइम वाली घटना है वहां पर भेजते हैं। अक्सर ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। क्यों? क्योंकि थाने में सिर्फ 4-5 पुलिसमैन होते हैं जो पूरे पुलिस स्टेशन को संभाल रहे होते हैं। वो ऑलरेडी अगर किसी क्राइम स्पॉट पर गए हैं तो वो दूसरी क्राइम स्पॉट पर नहीं जा सकते। थाने में एक ही गाड़ी है, पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, लेकिन उस हिसाब से पुलिस स्टेशन में वृद्धि नहीं हुई है। और पुलिस स्टेशन में वृद्धि अगर कहीं कहीं पर हुई है तो वहां पे स्टाफ की कमी है। ऑलरेडी जो स्टाफ है उनके ऊपर बहुत ज्यादा वर्कलोड है। सेम स्टाफ लैंड ऑर्डर संभाल रहा है, सेम स्टाफ क्राइम की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, मतलब लिमिटेड पुलिस वाले होते हैं और वही सारा काम संभालते हैं। करप्शन और मिसकंडक्ट काफी ज्यादा करते हैं पुलिसमैन। भ्रष्टाचार, इवन सिंपल एफआईआर लिखने के लिए पैसे की डिमांड कर दी जाती है, जबकि ये उनका बेसिक काम है एफआईआर को दर्ज करना। इंकार नहीं कर सकते वो किसी भी कीमत पे। मिसकंडक्ट मतलब अक्सर अपनी हिंदी भाषी बेल्ट से, खास करके यूपी बिहार से ऐसी वीडियोस वायरल होती हैं कि कोई गरीब पर्सन अपनी रिपोर्ट लिखवाने गया, लेकिन पुलिस वालों ने उनको डरा धमका के भेज दिया, इवन मार के भेज दिया, मिसकंडक्ट उनके साथ किया और उनको भगा दिया पुलिस स्टेशन के, नहीं लिखते हम तुम्हारी रिपोर्ट। तो ये जो कंडक्ट है ना, ये दर्शाता है कॉलोनियल माइंडसेट को। देखो, कॉलोनियल ईरा में ना पुलिस वाले बहुत सारे अंग्रेज भी हुआ करते थे, तो वो तो अपने आप को ना बिल्कुल मालिक समझते थे कि जनता तो कुछ नहीं है, ये तो सब्जेक्ट है, जनता को तो कुछ समझा ही नहीं जाता था, कोई इज्जत नहीं दी जाती थी। तो हमारी जो पुलिस है ना, कुछ कुछ अभी भी उसी माइंडसेट से काम करती है, उसी माइंडसेट से जी रही है। जबकि देखो, आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाओगे ना, पुलिस का काम एक सर्विस की तरह है, बट हमारे देश में पुलिस का काम एक मालिक की तरह है। जैसे सरकारी नौकरी मिल गई पुलिस की तो मतलब अब तो हम राजा हैं, उस टाइप की सोच ज्यादा होती है। सर्विस वाली जो भावना है वो कम होती है कि जनता का भला करना है। नेक्स्ट, कंसर्न्स अबाउट न्यूट्रलिटी। पुलिस न्यूट्रल नहीं रहती, पैसे वालों की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हो जाती है जिससे ज्यादा फायदा हो, रूलिंग पार्टी की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हो जाती है। और उसी से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट भी है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। लीडर्स के कहने पर पुलिस काम करती है, उनको अपनी ट्रांसफर का डर लगता है, इस वजह से जो पॉलिटिकल लीडर्स बोल दें पुलिस वही करती है।
अपना दिमाग नहीं लगाती। कॉलोनियल लॉ वाला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन। देखो अभी तो ना नई नई चुनौतियां आ रही हैं, जैसे साइबर क्राइम, टेररिज्म, व्हाइट कॉलर क्राइम। इनके लिए तो स्पेशल नॉलेज, स्पेशल एक्सपर्टीज चाहिए। आपको लगता है हमारे देश में पुलिस के पास ऐसी एक्सपर्टीज है? देखो कहीं कहीं पर होगी भी, सरकार ने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए हैं साइबर क्राइम से निपटने के लिए, लेकिन वहां पर ना उतनी अच्छी एक्सपर्टीज है नहीं अभी। अगर है भी तो वो आम जनता के लिए इस्तेमाल नहीं होती, हाई प्रोफाइल केसेस के लिए इस्तेमाल होती है साइबर क्राइम वाली एक्सपर्टीज। दो राज्यों की पुलिस के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं रहता। हरियाणा राजस्थान की पुलिस आपस में भिड़ी हुई हैं। एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में किसी पर्सन को गिरफ्तार करने जाती है तो लड़ाई हो जाती है कि आपने हमें पहले बताया क्यों नहीं। अब सॉल्यूशंस की बात करते हैं, क्या किया जाए। सबसे पहले पुलिस को ऑटोनॉमी दी जाए ताकि वो न्यूट्रल होकर काम कर सकें। इसके बाद कॉलोनियल ईरा के जो लॉ हैं उनको फिर से रिव्यू किया जाए ताकि मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटी के हिसाब से पुलिस अपना काम कर सके। मॉब मैनेजमेंट, अभी देखो पुलिस ना मॉब को मैनेज करने में सक्षम नहीं होती, एकदम से भीड़ इकट्ठा हो जाती है। दिल्ली में भी दंगे हुए थे 2020 में। तो पुलिस को ना मॉब मैनेज करने की ट्रेनिंग अच्छे से दी जानी चाहिए। कब हिंट मिले कि हाँ अब मॉब भड़क सकती है, दंगे हो सकते हैं, कैसे संभाला जाए, प्रॉपर एसओपीज, इन सब की प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए पुलिस के पास। मॉब को कैसे मैनेज किया जाए। नेक्स्ट, फ्यूचरिस्टिक जो थीम्स है ना पुलिस में वो ये होनी चाहिए, जैसे साइबर क्राइम, क्रिप्टो करेंसीज, मैरीटाइम सिक्योरिटी, इवन प्राइवेसी। ये कुछ देखो ऐसे इश्यूज हैं जिन पर पुलिस को भी ज़्यादा समझ नहीं है। आप ना रिपोर्ट लिखवाने जाइए, बोलिए कि मेरी प्राइवेसी का उल्लंघन हुआ है, पुलिस क्या बोलेगी? पुलिस ये तो बोलेगी नहीं कि हाँ अभी तो डेटा प्रोटेक्शन बिल लागू भी नहीं हुआ है, कौन से प्रोविजन के तहत केस दर्ज करें। तो पुलिस को ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं होती। याद कीजिए आप, हमने केस डिस्कस किया था आईटी एक्ट 2000 में ना, सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था श्रेया सिंगल केस में। सुप्रीम कोर्ट ने इसे डिक्रिमिनलाइज कर दिया था, बट फिर भी पुलिस उसके तहत केस दर्ज कर रही थी। उन्हें पता ही नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ चुका है। नेक्स्ट, पर्सनल सिलेक्शन। देखो पर्सनल जो है पुलिस फोर्स के, उनको ठीक ढंग से सिलेक्ट करना जरूरी है। चलो आईपीएस का सिलेक्शन तो यूपीएससी कर लेती है, लेकिन लोअर लेवल पे जो सिलेक्शन होता है ना पुलिस वालों का, उसमें बहुत धांधलेबाजी चलती है, तो उसको ध्यान से करना चाहिए। नेक्स्ट, रिड्यूसिंग अरेस्ट। अरेस्ट सिर्फ रेयर सिचुएशन में पुलिस को करना चाहिए, जैसे अगर खतरा हो कि आरोपी जो है एविडेंस के साथ टेम्पर कर सकता है, छेड़छाड़ कर सकता है, या फिर रोकना हो उस पर्सन को कि वो कोई फर्दर क्राइम ना कमिट कर दे। ऐसे रेयर केसेस में किसी को गिरफ्तार किया जाए, अदरवाइज नहीं। क्योंकि हमारे केसेस में हमने देखा इतने सारे प्रिजनर तो अंडर ट्रायल होते हैं, बाद में उनका कन्विक्शन नहीं होता, और कई बार तो निर्दोष लोग 4-4, 5-5, 10-10 साल बेकसूर होते हुए भी जेल में बिता देते हैं। कंक्लूजन देखो यही निकलता है, अब समय आ चुका है, हमारे देश में पुलिसिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। जनता ट्रस्ट के साथ पुलिस के पास जा सके कि देखो पुलिस हमारे समाधान करेगी। अभी ना देश की जनता का पुलिस के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है, तो इसके लिए ना पुलिस फोर्स को स्ट्रक्चरल ऑटोनॉमी देनी होगी कि वो आजादी के साथ में ऑपरेट कर सके बिना प्रेशर के। अभी तो पॉलिटिशियन का प्रेशर काफी ज्यादा रहता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया पुलिस फोर्स से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट आर्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स से संबंधित है। ऐसे वगैरह में इस आर्टिकल के पॉइंट्स का इस्तेमाल हो सकता है। देखो 1945 में 6 अगस्त को तो हिरोशिमा में और 9 अगस्त को नागासाकी के ऊपर, दोनों जापान की सिटीज हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, खत्म होने की कगार पर था, लेकिन यूएसए ने दोनों सिटीज पर न्यूक्लियर वेपन्स गिराए। हिरोशिमा पर 6 अगस्त को और नागासाकी पर 9 अगस्त को। 2 लाख के आसपास लोगों की जान चली गई। उसके बाद तो देखो न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर ना टैबू क्रिएट हो गया पूरे वर्ल्ड में। टैबू मतलब कोई ना बात नहीं करता, धमकी भी नहीं देता कि हम न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि समझ में आ गया कि न्यूक्लियर वार हुआ तो वर्ल्ड तबाह हो जाएगा। ना सिर्फ करंट जनरेशन पर बल्कि आने वाली जनरेशन्स पर भी इसका बुरा असर देखने को मिलेगा। तो जो न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल करने की बात करता, पूरा वर्ल्ड उसको घृणा की, नफरत की दृष्टि से देखता। इसलिए विभिन्न देशों ने ना न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल की धमकी को छोड़ दिया। लेकिन अब देखो कुछ ऐसा हुआ, यूक्रेन और रशिया के बीच में वार हुआ ना, तो पुतिन की स्टेटमेंट्स ने ना इस न्यूक्लियर टैबू को चैलेंज किया। पहले कोई वेपन्स को यूज करने की बात भी नहीं किया करता था, लेकिन पुतिन ने
न्यूक्लियर रिस्पॉन्स फोर्स को एक्टिवेट कर दिया, इनडायरेक्टली धमकी दी कि हमारे पास जो वेपन्स हैं हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, इनडायरेक्टली न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ करने की धमकी दी। लेकिन देखो अच्छी चीज़ ये रही कि यूएसए ने और यूएसए के एलाई कंट्रीज़ ने ना सेम जवाब नहीं दिया कि आप यूज़ करोगे तो हम भी न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ करेंगे। जवाब इस प्रकार से था कुछ कि अगर न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ किए जाएंगे तो जवाब दिया जाएगा कैलिब्रेटेड मैनर में। इवन चाइना ने भी न्यूक्लियर वेपन्स के यूज के लिए मना किया। चाइना तो रशिया का दोस्त है। लेकिन एक और चीज जिसको लेके कंसर्न्स है, रशिया ना अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बेलारूस में भी भेज रहे हैं। बेलारूस पहले ना यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था। यूएसएसआर के समय यहां पर भी और इवन यूक्रेन में भी न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉयड थे, लेकिन इन्होंने छोड़ दिए थे इस गारंटी के साथ कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। बट अब एक बार फिर से बेलारूस में वेपन्स को भेजना रशिया के द्वारा, ये देखो ओल्ड जो कमिटमेंट्स हैं उनको तोड़ने के समान है, ये गलत है। इसके बाद आज की एथिकल डेफिनेशन है टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब देखो जैसे वर्ल्ड में आपको पता है डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग आइडेंटिटीज़ के लोग रहते हैं। आपकी उस डाइवर्सिटी के प्रति, अलग अलग सेक्शंस के प्रति, अलग अलग आइडेंटिटी के लोगों के प्रति रिस्पेक्ट है, उनको आप एक्सेप्ट कर रहे हो, उनको आप अप्रिशिएट कर रहे हो, तो इसका मतलब आपके अंदर टॉलरेंस है। समझ गए? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे धर्म के लोगों को देखकर राजी नहीं है, दूसरे जाति के लोगों को देखकर राजी नहीं है, उनको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो उनमें टॉलरेंस की कमी होती है। अशोक, अकबर, ये जबरदस्त एग्जाम्पल्स प्रेजेंट करते हैं टॉलरेंस के। इवन इंडिया का जो कंसेप्ट है वासुदेव कुटुंबकम का, कि पूरी वर्ल्ड जो है वो एक फैमिली है, ये भी टॉलरेंस का एक एग्जाम्पल है। आप आंसर्स में इस्तेमाल कर सकते हो। आप अपनी पर्सनल लाइफ से कोई टॉलरेंस का एग्जाम्पल दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट एथिक्स का क्वेश्चन जो यूपीएससी ने 2022 में पूछा था, विसल ब्लोअर से संबंधित। देखो विसल ब्लोअर वो पर्सन होता है जो अपने डिपार्टमेंट में चल रहे करप्शन के बारे में विसल को ब्लो कर देता है, सीटी को बजा देता है। इसका मतलब होता है कि वो पर्सन या तो मीडिया में चला गया या फिर उसने सीधा बड़ी अथॉरिटीज़ को बता दिया चल रहे करप्शन के बारे में, क्योंकि उसके जो इमीडिएट सीनियर्स थे वो ध्यान नहीं दे रहे थे। जैसे ना सत्येंद्र दुबे, 2001 का ये केस है, उन्होंने ना पीएमओ में खत लिख दिया था NHAI में चल रहे करप्शन के बारे में। गोल्डन कोऑर्डिनेटर से संबंधित प्रोजेक्ट चल रहा था, उन्होंने बताया कि यहाँ पे करप्शन चल रहा है। उन्होंने स्पेशल अपने खत में लिखा था कि मेरा नाम जो है वो किसी भी सूरत में लीक ना किया जाए, लेकिन क्योंकि मेरी जान को खतरा है। बट ज़बरदस्त लापरवाही बरती गई थी पीएमओ के द्वारा, उनका नाम लीक कर दिया गया। विजिलेंस जांच की सिफारिश की गई थी, लेकिन उसमें उन्होंने नाम लीक कर दिया कि किसकी तरफ से शिकायत आई है, जबकि नाम नहीं बताना था। उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। 2001 में पार्लियामेंट में ये केस, मतलब पूरी पार्लियामेंट को ना हिला दिया था इस केस ने। अपोजिशन ने कहा था कि उस ऑफिसर ने जब बोला था मेरा नाम नहीं लीक करना है, तो उसका नाम क्यों लीक हुआ। तो उसके बाद वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पार्लियामेंट को संबोधित करते हुए जवाब देना पड़ा था इस इशू पर कि हमसे गलती हुई है। तो क्वेश्चन ये था विसल ब्लोअर से संबंधित कि विसल ब्लोअर अपनी जान का रिस्क लेते हैं और इसके अलावा खतरा रहता है रिटालिएशन का, डिपार्टमेंट में उनके साथ बुरा बर्ताव हो, उनकी जो प्रॉफिट्स हैं वो रोक दिए जाएं या फिर फिजिकली भी उनको नुकसान पहुंचाया जाए। तो क्या सजेशंस आप दोगे उनको सेफगार्ड करने के लिए, विसल ब्लोअर्स को? तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो कि क्लियर लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए उनको बचाने के लिए। 2014 का एक एक्ट है, इसके प्रोविजंस को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जाए। एनोनिमिटी रहनी चाहिए, मतलब नाम नहीं सामने आना चाहिए कि किसने शिकायत की है, किसने बताया है करप्शन के बारे में, और जितना हो सके उनकी शिकायत कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए। इंडियन इंडिपेंडेंट बॉडी जो है विसल ब्लोअर की शिकायत की जांच करे, सेम डिपार्टमेंट ना करे, क्योंकि डिपार्टमेंट ही तो करप्शन कर रहा है। ट्रेनिंग देनी जरूरी है एम्प्लॉयज़ को कि वो जो डिपार्टमेंट में गलत हो रहा है उसे कैसे पहचाने। अवेयरनेस कैंपेन चलाना जरूरी है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके विसल ब्लोइंग के बारे में और क्या प्रोटेक्शंस मौजूद हैं इसके लिए। रिटालिएशन अगर होती है तो इसके लिए प्रोटेक्शन मैकेनिज्म होना चाहिए, और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए प्रोविजन होने चाहिए कि विसल ब्लोअर्स को सपोर्ट प्रोवाइड की जाए, कंपनसेशन दी जाए अगर उनको नुकसान पहुंचाया गया है तो, और कुछ इंसेंटिव देने का प्रोविजन भी होना चाहिए अगर वो शिकायत करते हैं, अगर वो करप्शन को जाहिर करते हैं तो।
तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। अब आप 4 अगस्त को जो हमने एडिटोरियल डिस्कस किए थे उसकी समरी जान लीजिए। ब्रिक्स का आर्टिकल हमने डिस्कस किया था। शुरुआत में ब्रिक्स के बेसिक्स हमने डिस्कस किए थे, कब ये ऑर्गेनाइजेशन बनी, कौन कौन मेंबर थे, साउथ अफ्रीका बाद में ऐड हुआ, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। लेकिन जब बनी थी और आज के समय में काफ़ी फ़र्क आ गया है। जब उस समय चाइना एक इमर्जिंग इकोनॉमी था, आज चाइना काफ़ी ग्रो हो चुका है। चाइना की इकोनॉमी आज के समय में काफ़ी ग्रो हो चुकी है। चाइना आज ऑर्गेनाइजेशन को डोमिनेट कर रहा है। अब इशू है कि चाइना अब ना एक्सपेंड करना चाहता है इस ऑर्गेनाइजेशन को, इसलिए क्योंकि चाइना को लगता है कि जो नए देश आएंगे वो हमारे चेले आएंगे, इस ऑर्गेनाइजेशन की सहायता से हम यूएसए के खिलाफ स्टेटमेंट्स जारी करवाएंगे और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है चाइना का सैटेलाइट बन के रह जाएगी। बट इंडिया और ब्राज़ील जैसे देशों को कंसर्न है, उनको लगता है कि हमारी जो पहुंच है, वेटेज है, कम हो जाएगी इस ऑर्गेनाइजेशन में, ज़्यादा देश ऐड हो गए तो। और दूसरा, कम देशों में फैसला लेना आसान होता है, नए देशों में ज़्यादा देश ऐड हो गए तो फैसला नहीं लिया जा सकेगा ब्रिक्स में और इसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी। इंडिया का ऑफिशियल स्टेटमेंट ये है, हमें कोई आपत्ति नहीं है ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड करने से, लेकिन आप पहले ये बताइए क्या क्राइटेरिया है जिसके आधार पे एक्सपेंड किया जा रहा है, कौन एलिजिबल है, पहले ये डिसाइड कर लेते हैं। होम्योपैथी मेडिसिन से संबंधित आर्टिकल हमने डिस्कस किया था। लाइक क्योर लाइक के कंसेप्ट पे आधारित है होम्योपैथी। 1839 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था ऑस्ट्रिया के एक फिजिशियन के द्वारा। राइटर कहते हैं ये इफेक्टिव नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है ये मेडिसिन जो है काम करती है। जो अनरजिस्टर्ड ट्रायल है ना, उसके आधार पे इसको इफेक्टिवनेस बताया जाता है, लेकिन कोई ऐसा रजिस्टर्ड ट्रायल नहीं है जिसके बेस पे इसकी इफेक्टिवनेस का पता लगता हो। समझ गए? तो इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे कि बिना एविडेंस के कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो होम्योपैथी वाले बोलते हैं कि हम एविडेंस बेस्ड टेक्निक में इस्तेमाल नहीं करते, तो जो टेक्निक में आप विश्वास करते हो वो बता दीजिए। और इसे देखो, ट्रेडिशनल नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये 1839 में कॉलोनियल ईरा में आई थी, तो इसे ट्रेडिशनल मेडिसिन की टेक्निक नहीं कहा जा सकता। फिर उसके बाद हमने आर्टिकल डिस्कस किया था कास्ट सेंसस से संबंधित, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स डिस्कस किए थे। जैसे देखो, फेवर में ये आर्गुमेंट्स थे कि डेमोग्राफिक चेंज को रिकॉर्ड करना जरूरी है, पता लगाना जरूरी है कौन सी कास्ट ने अच्छा ग्रो किया है, कौन सी कास्ट ने नहीं किया है, ताकि एफर्मेटिव एक्शन जैसे रिजर्वेशन इत्यादि को चेंज किया जा सके, वेलफेयर प्रोग्राम्स को अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा सके। और अगेंस्ट ये थे कि कास्टलेस सोसाइटी का निर्माण हमें करना है, लेकिन कास्ट बेस्ड सेंसस से तो हम कास्ट को और ज़्यादा इस्टाब्लिश कर रहे हैं, कास्ट आइडेंटिटी और ज़्यादा सॉलिडिफाई हो जाएगी, विभिन्न कास्ट के बीच में टेंशन्स पैदा हो जाएंगी, और ज़्यादा कास्ट जो है रिजर्वेशन की डिमांड करने लगेंगे, डेटा इनएक्यूरेसी भी आती है। तो ये सारे पॉइंट्स हम दे सकते हैं कास्ट सेंसस से संबंधित आर्टिकल में। तो ये थी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।